स्वागत है आप सभी का फिर से आनंद कोचिंग कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे, ठीक ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे जल संसाधन को, ठीक। तो संसाधन का चैप्टर हमारा चल ही रहा है और उसके अंतर्गत हम लोग कुछ चीज़ें कवर किए थे। जैसे कि भूमि संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, ये उसका खो चैप्टर जो है संसाधन का, प्राकृतिक संसाधन का, उसको हम पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग जल संसाधन को समझे थे पिछले क्लास में विस्तार से, और जल स्रोत को भी समझे थे, ठीक ना। जल स्रोत होता क्या है और कितने प्रकार के जल स्रोत है, तो हम लोग 6 प्रकार के जल स्रोत पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना होता क्या है और इनके क्या फायदे हैं। फिर पढ़े थे जल संकट को। जल संकट क्या है, तो जल की जो कमी है, जल की जो अनुपलब्धता है, उनको ही हम लोग जल संकट कहते हैं। और इससे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी पर जल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे लिए जो उपयोगी जल है वो बहुत ही कम है। तो हम विभिन्न प्रकार के जल स्रोत की बात कर लिए थे, जिसमें आप लोग को भूमिगत, भू परतीय जल या भूपृष्ठीय जल उसको बोलते हैं, ये हम कवर कर चुके थे, हमारा था। फिर महासागरीय जल, वर्षा जल, हिमनद, ये सब जल स्रोत को हम लोग विस्तार से पढ़ लिए थे। और इसके अलावा और भी जल स्रोत था जिसको मानव अपने द्वारा बनाते हैं, वो हम जान लिए थे। मानव निर्मित जल स्रोत, ठीक, समुद्र, महासागर, ये सब जान लिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे आगे, वो पढ़ेंगे जल संकट को, सॉरी जल संरक्षण को। जल संकट तो पढ़ लिए थे, जल संरक्षण को पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए जल संरक्षण की तरफ। जल संरक्षण है क्या? संरक्षण का मतलब है ही, जैसे कि बताए थे कि हम लोग सभी चैप्टर में पढ़ेंगे संरक्षण, जितने भी संसाधन पढ़ेंगे उसका संरक्षण पढ़ेंगे, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन में कुछ संसाधन तो हमारे पास जो है, जो नियमित लगातार रहते हैं पुनः पूर्ति में, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो खत्म होने वाला है, तो उनकी संरक्षण होना बहुत ही जरूरी है। वैसे जो पुनः पूर्ति में उसकी भी संरक्षण करना चाहिए, लेकिन ज्यादा जरूरी हो जाता है जो समापनीय संसाधन है, जो समाप्त होने वाला है। तो जल संरक्षण का मतलब क्या है, चलिए जानते हैं। जल संरक्षण का अर्थ है जल का विवेकपूर्ण। विवेकपूर्ण मतलब क्या? बुद्धिमानी तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक ना, संतुलित और सीमित उपयोग करना तथा जल की बर्बादी को रोकना। यानी कि जल को सही तरीके से इस्तेमाल करना, विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना, और संतुलित मतलब बैलेंस बना करके, और सीमित, जितना जरूरी हो उतना ही हमें उपयोग करना, और जल को बर्बाद होने से रोकना ही क्या कहलाता है? जल संरक्षण। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल को सुरक्षित रखना। जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना सतत विकास की अवधारणा, जिसमें क्या था? अपने भविष्य के पीढ़ियों के लिए संसाधन को बचाना। तो हम अपने पीढ़ियों के लिए संसाधन को बचाएंगे, तो इसका सबसे पहला उद्देश्य जो है भविष्य के लिए, लोगों के लिए बचाना। और जल संरक्षण के अंतर्गत वर्षा जल संचय, साथ ही हम इस संरक्षण में जो बारिश वाला पानी होता है उस जल को भंडारित करेंगे, उसको बर्बाद नहीं जाने देंगे। और भू जल संरक्षण, भूमि के नीचे जो जल है उसको भी बचाएंगे, और जल को अधिक से अधिक, भूमिगत जल को बनाए रखने का जो प्रयत्न होता है, जिससे जमीन का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बना रहे, वो उपाय अपनाएंगे। जल को गंदा नहीं करेंगे, प्रदूषण पर नियंत्रण करेंगे, उसके लिए जो उपाय होगा वो अपनाएंगे। और जल को पुनः उपयोग जैसे उपाय जो है इसमें शामिल है। यानी पानी को बचाने के लिए जो हम तरीका अपनाएंगे, जो भी तरीका, वो सब के सब क्या है? जल संरक्षण के ही तरीका है। और जल जीवन का आधार है, इसलिए उसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो लिखा भी रहता है कई सारे जगह पर, आप जाइएगा तो जल ही जीवन है। तो जल कैसे जीवन है, तो आप लोग जानबे करते हैं कि बिना जल का कुछ भी संभव नहीं है, जो हम जल संकट में पढ़े थे। सारे जीव जंतु को जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल मिलना, पेड़ पौधे को जल मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक ना, और बहुत भयानक स्थिति हो जाएगा। और पीने वाला जो शुद्ध जल है उसकी भारी कमी है पृथ्वी पर, इसलिए इसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। अब आगे जल संरक्षण के उपाय देखिए, हम जल को कैसे कैसे बचाएंगे, ये सब उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले है जल का विवेकपूर्ण उपयोग। तो कैसे आप विवेकपूर्ण तरीके से, कैसे बुद्धिमानी तरीके से आप जल का उपयोग कीजिएगा, तो ये पढ़िए क्या है। नल को सही बंद करें, उपयोगानुसार पानी ले।
यानी हम लोग देखते हैं ना, जरूरत होता है 1 गिलास पानी का, भर लेते 1 लीटर पानी, थोड़ा पिए बाकी फेंक दिए। ये जल संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। जब आप पानी भर जाता है तो आपको नल खुला ना छोड़े। देख रहे हैं ना, ये पानी बहा रहा है, ऐसा नहीं करना है। पानी उतना ही लेना है जितना हमें जरूरत हो। नल को सही से बंद करें। ठीक। जो जल, जो क्या कहते हैं उसको, झरना, नहाने में स्प्रिंकलर, उसका इस्तेमाल करें। उसमें कम पानी आता है और ज्यादा जल बचता है। साथ ही हम कम पानी जिसमें खपत हो और काम पूरा हो वैसा उपयोग करेंगे। दूसरा है वर्षा जल संचय। बारिश वाला जो जल है उसको कैसे हम बर्बाद नहीं होने देंगे, अभी पीछे पढ़े ना, उसके लिए ये उपाय अपनाएंगे कि जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके एक टैंक बना लेंगे, जहां पे पानी को हम क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। फिर है इसके बाद सही तरीके से पानी को बहाव का व्यवस्था करेंगे और कहीं जाके वो जमा हो जाए। ठीक। जैसे कि भूजल संवर्धन, यानी वर्षा का जो पानी है उसको हम बेकार में बह करके कहीं नहीं जाने देंगे, उसको एक जगह ऐसे ला करके हम भंडारित कर देंगे कि वो जमीन के नीचे रिस जाए। क्या हो जाए, देख रहे हैं ना, जमीन के नीचे चला जाए और जमीन के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है वह फिर से भर जाए और दोबारा से हमको वो क्या हो जाए, प्राप्त होता रहे, फिर चापाकल के द्वारा या कुआं के द्वारा या फिर नलकूप के द्वारा। जल को ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। हम जो सिंचाई वगैरह करते हैं उसमें हम फुहारा कृषि यानी ड्रिप कृषि और स्प्रिंकलर वाला जो उपाय है वो अपनाएंगे। देख रहे हैं ना, इस तरीके से फुहारा करेंगे तो उसमें कम पानी खपत होता है। प्रदूषण को रोकेंगे। प्रदूषण रोकने के लिए जो है, जैसे कि देख रहे हैं ना, गंदा पानी, फैक्ट्री का पानी सब जो है ना नदी में गिरा दिया जाता है, पाइप वाइप लगा करके, नाला का पानी, उससे पानी गंदा होता है, खराब होता है। इसके अलावा हम लोग जो खेत में बहुत सारे केमिकल वाला जो खाद इस्तेमाल करते हैं, उर्वरक, उससे भी पानी गड़बड़ हो जाता है। कहोगे कैसे सर? तो जब हम खेत में यूरिया, डीएपी, पोटास सब जो खाद होता है वो सब जब डालते हैं तो ठीक है, हम डालते हैं। जब बारिश होता है तो बारिश का पानी उसी खेत में जाता है और वो पानी फिर बह करके नदी नाला के माध्यम से फिर जाता है, या तो रिस करके जमीन के नीचे चला जाता है या बह करके नदी नाला के माध्यम से दूसरे जगह जाता है। तो वहाँ के पानी को भी गंदा करता है और साथ ही जमीन के नीचे जाता है, तो उसको फिर हम अंडरग्राउंड वाटर को चापाकल के द्वारा फिर हम प्राप्त करते हैं। वह हमारे शरीर में बीमारी लेके आता है, यानी कि वो पानी गंदा हो ही जाता है। तो ये सब उपाय करके हम जल को बचा सकते हैं। और पुनः भरण यानी कि रिसाइकल का जो उपाय होता है वो उपाय अपनाएंगे जिससे पानी ज्यादा बर्बाद न हो। अब यहीं पे वह विधियां सब बताई गई हैं, जल संरक्षण के प्रबंधन की विधियां। प्रबंधन मतलब इसके बचाने की विधियां। जल प्रबंधन का अर्थ है जल का योजनाबद्ध, संतुलित और उचित उपयोग करना। और जल प्रबंधन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। अब यहाँ से हम एक एक विधि को पढ़ेंगे जल को बचाने की। ठीक। तो जल को सोच समझ के, योजना, प्लान वाइज जो हम जल को बैलेंस बना करके इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे भविष्य के लिए जल बचे रहे, उस तरीके से जो जल का हम उपयोग करेंगे वही है जल प्रबंधन की विधियां। तो सबसे पहला है वर्षा जल संचय। क्या है? वर्षा जल संचय, यानी बारिश के पानी को हम कैसे जमा करेंगे। संचय मतलब होता है जमा करना, ठीक ना, भंडारित करना। तो वर्षा के जल को छतों, तालाबों और टैंकों में संग्रहित, संग्रहित मतलब भंडारित करना, ताकि भूजल स्तर बढ़े। कैसे बढ़े? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पिक्चर नहीं है क्या? अच्छा, आगे 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 बताएंगे। चलिए देखिए क्या बता रहे थे। तो जल प्रबंधन की विधियां बता रहे थे। तो वर्षा जल को क्या करेंगे, हम इस तरीके से जमा करेंगे अपने छतों पर। देखते हैं ना, बारिश का पानी होता तो पाइप लगा के हम बहा देते, कहीं नहीं, वैसा नहीं बहाना है। उसको पाइप के द्वारा बहा करके किसी गड्ढा में जमा कर लेना चाहिए, या कहीं किसी तालाब में पहुंचा देना चाहिए, या टैंक है तो टैंक में जमा कर लेना चाहिए। और उस पानी को जमीन के नीचे भेज देना चाहिए, यानी कि सोखा देना चाहिए। जिससे जमीन का जो पानी सोख लेगा नीचे, तो जमीन का भंडारण बढ़ जाएगा, भूजल बढ़ जाएगा। ठीक। तो और फिर जो हम चापाकल वगैरह से जो पानी लेते हैं, कुआं वगैरह से, वो पानी हमें प्राप्त होता रहेगा। दूसरा जो है जल प्रबंधन की विधियां, जल को बचाने की विधियां, वो है बांध और जलाशय। बांध बना करके, बांध बताए थे आपको पिछले क्लास में, कल के क्लास में, कि बांध क्या होता है। तो बांध बना करके पानी को बर्बाद होने से रोकेंगे,
कि बेकार में बाढ़ का पानी बह करके कहीं ना चला जाए, समुद्र में चला जाएगा और फिर वो मिल करके खारा बन जाएगा। तो उसको खारा होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको बीच में ही बांध बना करके रोक लेंगे या जमा कर लेंगे और सिंचाई वगैरह में या बिजली बनाने में उसका उपयोग कर लेंगे। तो बांध बना करके या जलाशय मतलब हो गया कोई गड्ढा वड्ढा खोल करके या पोखरा तालाब बना करके उसमें इसको जमा कर लेना। इस तरीके से हम जल को बचा सकते हैं। दूसरा है नहरों द्वारा सिंचाई। पानी का बचाने का सही उपाय जो है, सही प्रबंधन, नदियों से नहरों के माध्यम से खेतों तक जल पहुंचाना, नहर बना करके नदियों से पानी पहुंचाना। टपक जल और फव्वारा सिंचाई। सिंचाई में हमें टपक यानी बूंद बूंद करके सिंचाई करना, टपक और फव्वारा यानी फुहारा से जब सिंचाई करते हैं तो उसे कहते हैं फव्वारा सिंचाई। तो इन विधियों से जल की बचत होती है, यानी जल ज्यादा आपका खराब नहीं होता है और फसलों को आवश्यकता अनुसार जल भी मिलता है। बहुत ज्यादा पानी भी हम नहीं बर्बाद कर पाते हैं ऐसे में, और पौधे को उतना ही, पेड़ पौधे को जल मिल पड़ता है जितना उसकी जरूरत होती है। भूजल का नियंत्रित उपयोग, यानी सही तरीके से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका सही से उपयोग करेंगे, जैसे कि नलकूप, जैसे चापाकल को, बोरिंग वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ, उसको नलकूप कहा जाता है। कुओं से जल का सीमित और योजनाबद्ध दोहन, जितना जरूरत होगा उतना ही हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। और है जल प्रदूषण, इसको जितना संभव हो हम उसको प्रदूषित होने से, उद्योग से निकलने वाले जो अपशिष्ट है यानी कि गंदा कचरा और घरेलू कचरा, उसको हम जल स्रोतों में नहीं जाने देंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम पानी को बर्बाद कर रहे हैं और हम अपने ऊपर ही संकट को न्योता दे रहे हैं। समझ रहे बात को? तो ये सब आपके उपाय है जल संरक्षण के। साथ में जन जागरूकता, यानी हम लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे, समझदार नहीं बनेंगे, तब तक हम सब पानी को खराब ही करते रहेंगे, जैसे कि अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो हम सब लोगों को ये बताएंगे कि लोगों को जल संरक्षण करना कितना जरूरी है और लोगों को उसके प्रति जागरूक बनाएंगे। तो लोगों को जल संरक्षण और उसका सही उपयोग बताएंगे कि पानी को बर्बाद नहीं करो, पानी पृथ्वी पर कम है और सोच समझ के ही पानी का उपयोग करेंगे। तो आप लोग करेंगे ना? आप सबको जल को बहुत ही सीमित तरीके से और सतर्क तरीके से इस्तेमाल करिएगा, ठीक ना? और जल को बर्बाद नहीं कीजिएगा। अब इसी क्रम में है जल बचाने के बीच में है एक तुम्हारा वर्षा जल संग्रह और पुनः चक्र, यानी जिसको हम लोग जल चक्र कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे अब जल चक्र क्या है और वर्षा जल संग्रहण की विधि क्या है। तो वर्षा जल संग्रहण वह विधि है जिसके अंतर्गत वर्षा के समय गिरने वाले जल को व्यर्थ बहने से रोककर उसे सुरक्षित रूप से एकत्र किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बारिश का पानी होता है उसको हम अपने छत पर पाइप लगाकर या टैंक लगाकर या जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके जमा कर लेंगे, ठीक, बारिश के समय, और उसको व्यर्थ दूर नहीं बहने देंगे। और जब वो एक जगह जमा हो जाएगा, जैसे कि करें, इससे इस जल को घरों की छतों, आंगन, सड़कों, तालाबों, टैंकों तथा भूमिगत जल संरचनाओं में संग्रहित किया जाता है। यानी आपके पास जैसी सुविधा हो वहां पे आप इस जल को जमा कर लेंगे, यानी दूर गंदा नहीं होने देंगे और दूर बहकर नहीं जाने देंगे, अपने ही आसपास कहीं इसको स्टोर कर लेंगे। और फिर उस जल को क्या करेंगे, एक जगह जमा कर लेंगे अलग अलग तरीकों से, जैसे करें घरों की छत पर, आंगनों में, सड़कों पर, तालाबों पर, टैंकों पर और भूमिगत जल संरचना यानी जमीन के नीचे गड्ढा उड्ढा खोद करके वहां जमा कर लेंगे। और फिर इस जल का संग्रहण का मुख्य उद्देश्य है भूजल स्तर को बढ़ाना। वही काम, वो पानी को नदी में जाने नहीं देंगे और जिससे वो बह करके समुद्र में मिल जाए, और उस जमीन को जमीन के नीचे भेजने का प्रयास करेंगे। और वो जमीन के नीचे जाएगा तो भूजल की आपूर्ति होगी, यानी कि भूमि के नीचे वाले जल की आपूर्ति होगी, जिससे जल संकट को कम करना है और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए जल को सुरक्षित रखना। अगर ऐसे करेंगे तो भविष्य के लिए हमारा जल भंडारित हो जाएगा, ठीक ना? तो कैसे करेंगे वर्षा जल संग्रह? तो ये देखिए, यहाँ देखिए क्या किया गया है। घर पर जो बारिश हो रहा है उस पानी को पाइप के द्वारा यहाँ पर एक टंकी बना दिया गया है, और यहाँ पर इस टंकी में जो है पूर्ण रूप से सारा पानी इधर उधर का जो है वो बह उह करके यहाँ जमा हो जा रहा है। और फिर उसको जरूरत पड़ने पर इसमें मोटर लगा रखा है, अपना जरूरत पड़ने पर अगल बगल में फसल लगाया उसमें सिंचाई करता है, नहीं तो तब तक यहाँ पर भंडारित है, पानी बर्बाद होने से तो बच गया। उसी तरीके से अपना जरूरत के हिसाब से उपयोग कर रहे हैं। तो देख रहे हैं ना, इस तरीके से
वर्षा जल संरक्षण है और जल का पुनः चक्रण है। इससे पानी की बर्बादी नहीं होती है और वर्षा जल सबसे शुद्ध जल है, ओरिजिनल पेयजल है। इसको अगर सही से भंडारित किया जाएगा तो ये इसको हर काम में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हमारा भंडारित करने का तरीका होना चाहिए। बारिश का जो बूंद गिरता है वो शुद्ध ही होता है, लेकिन गंदा में जब वो गिरता है बूंद तब नीचे आकर के वो गंदा बनता है। बाकी वर्षा जल जल का सबसे शुद्धतम रूप माना गया है। समझ गए बात? तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वही, अब उसी का और हिस्सा है। करें आज के समय में बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आजकल इतनी जनसंख्या बढ़ रही है कि पानी का इतना ज्यादा बर्बादी हो रहा है कि जमीन का नीचे का जो वाटर लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल, वो गिर रहा है। बहुत शहरों में जो है अब जमीन के नीचे से पानी नहीं निकलता है। दिल्ली मुंबई शहरों में चले जाइएगा तो वहां पर अब चापाकल जैसे चीज आपको नहीं मिलेगा। वहां दूर से प्यूरिफाई करके पानी पाइपों के माध्यम से पहुंचता है। और धीरे धीरे बहुत सारे अब छोटे शहरों में ये समस्या उपलब्ध हो गई है और छोटे शहरों में भी अब जल जमीन के नीचे से आना बंद हो गया। रीजन यही है कि हम वर्षा जल को क्या कर रहे हैं, भंडारित नहीं कर रहे हैं और उसको नीचे नहीं भेज रहे हैं। हम नाला बना करके दूर भेज दे रहे हैं पानी को बहा करके, और उन दूर जा करके वह गंदा होकर के या तो नदी में मिल करके समुद्र में चला जा रहा है। तो वही करे, बढ़ती जनसंख्या के कारण, शहरीकरण यानी शहरों के बसने के कारण भूजल में के अत्यधिक दोहन हो रहा है। ज्यादा जनसंख्या ज्यादा जल खपत कर रही है, साथ ही वर्षा जल को हम लोग भंडारित नहीं कर रहे। इसलिए वर्षा जल का संग्रह अत्यंत आवश्यक हो गया है। यही जल जान बचाएगा, जीवन बचाएगा। ये जल अगर भंडारित हो गया और जमीन के नीचे चला गया तो फिर हमें वह रिसाइकल होकर के प्राप्त होता रहेगा और जल भी नहीं बर्बाद होगा और नीचे का अंडरग्राउंड वाटर बना रहेगा और नीचे से जो चापाकल से जो पानी है, जो शुद्ध जल है, मीठा जल, वो हमें प्राप्त होता रहेगा। और ये बहुत ही आसान विधि है। यह विधि सस्ती, सरल और पर्यावरण अनुकूल मानी जाती है, जो अभी हम लोग पीछे देखे फोटो में, वर्षा जल का भंडारण। और यह पुनः चक्रण का अर्थ है कि उपयोग किए गए जल को शुद्ध करके उसे दोबारा से प्रयोग योग्य बनाना। और घरेलू कार्य, उद्योग और संस्थाओं में से निकालने वाले गंदे जल को शोध संयंत्र द्वारा साफ किया जाता है। बहुत सारे जगह पर यही गंदा जल को अब साफ कर करके उपयोगी बनाया जा रहा है। भंडारित नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, तो इसे ही शुद्ध करके शुद्ध किए गए जल का उपयोग खेतों की सिंचाई, बागवानी, शौचालय, सड़क सफाई और औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। बहुत जगह वर्षा जल को भी किया जा रहा है और बहुत सारे जगह पे जो गंदा जल हो गया उसको भी साफ करके इन सब कामों के लिए किया जा रहा है। बागवानी में, शौचालय में, सड़कों पर, साफ सफाई में और फैक्ट्री वगैरह में। तो जल, इस तरीके से जल चक्र को हमने आपको बताया कि जल चक्र क्या है, वर्षा जल क्या है, इसका पुनर्भरण कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जल संकट से निपटा जा सकता है। चलिए, कह रहा है इससे ताजे जल की मांग कम होती है। अगर हम वर्षा जल को भंडारित करके उसका उपयोग करते हैं तो नए जल की जरूरत कम होती है और जल की बचत होती है। वर्षा जल संग्रह और पुनः चक्रण दोनों ही जल संरक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये विधि है वर्षा जल। इससे न केवल जल का संकट से राहत मिलती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलता है। सतत विकास मतलब आने वाले पीढ़ी के लिए भी ये चीज बना रहता है। तो ये कितना जरूरी है, वर्षा जल संग्रहण और उसका दोबारा से यूज, पुनः चक्रण। और कैसे कर सकते हैं उस अभी आपने इसको समझा, आप इसको अपने भाषा में भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया वर्षा जल संग्रहण का जो आपका ये था। अब हम लोग अब यहाँ से पढ़ेंगे बारी बारी से अलग अलग नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, ठीक ना, जिसको हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। तो अब देखते हैं सोन नदी घाटी परियोजना ये क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और आने की भी संभावना है आगे। सोन नदी घाटी परियोजना है क्या, तो देखिए, नदी घाटी परियोजना उसको कहते हैं जब नदी पे बांध बना करके उसको उसके साथ विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, तो उसे कहते हैं नदी घाटी परियोजना। तो हमारे बिहार में, दक्षिण बिहार में एक नदी है जिसका नाम है सोन नदी। तो यहाँ पर बांध बना करके सिंचाई करने के लिए और बिजली उत्पादन के लिए एक परियोजना लाया गया
जिसे कहा गया सोन नदी परियोजना। और याद रखिएगा ये हमारे बिहार के सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है और सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना। सबसे पहली है तो स्वाभाविक है कि ये पुरानी होगी ही होगी। तो ये सोन नदी घाटी परियोजना है क्या, ये हमारे बिहार में है, तो इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो कह रहा है सोन नदी घाटी परियोजना भारत की एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। हम बताए थे ना आपको नदी घाटी परियोजना पिछले कल के क्लास में, उसमें यही समझाए थे ना कि नदियों पर जब बांध बना करके बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है तो वह क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना। उसी प्रकार का एक परियोजना है हमारे बिहार के साथ साथ ये भारत के सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना मुख्य रूप से बिहार और झारखंड राज्यों में स्थित सोन नदी पर आधारित है। इसका कुछ हिस्सा झारखंड राज्य में भी बहता है। सोन नदी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, यानी ये नदी अपना जल क्या करती है, बाद में गंगा नदी में मिला देती है। और ये जो नदी है सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक, याद रखिएगा कहाँ से निकलती है ये नदी, अमरकंटक से निकलती, अमरकंटक में पठार से निकलती है और बिहार में गंगा नदी में मिलती है। तो सोन नदी क्या है, ये भारत की एक प्रमुख नदियों में से तो एक है ही, लेकिन इसका अधिकतर हिस्सा जो है बिहार और झारखंड में बहती है और यहीं पर इस पर नदी घाटी परियोजना बनाया गया है और सिंचाई के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए और बिजली उत्पादन करने के लिए इसको बनाया गया था। और ये बिहार की सबसे नदी घाटी परियोजना में से एक है। और ये कहाँ से निकलती हैं, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है और बिहार में आकर ये गंगा में मिल जाती है। अब आगे जानते इस नदी के बारे में। कह रहे यह परियोजना, इस परियोजना का उद्देश्य सोन नदी के जल का समुचित उपयोग करके कृषि, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। यही काम के लिए तो नदी घाटी परियोजना लाया ही जाता है कि जहाँ पे जल नहीं है, जहाँ पे वर्षा कम होती है या जिन इलाकों में पानी की कमी है उन इलाकों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना, साथ ही जहाँ पे ज्यादा बाढ़ आ जाता है उसको कम करना और साथ ही खेती की और भी जो जरूरत है उसको पूर्ति करना, पर्यटन को विकास करना, मछली पालन वगैरह करना। तो इन सब उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए इस परियोजना को सोन नदी पे लाया गया। अब है सोन नदी घाटी परियोजना का सबसे प्रमुख अंग इंद्रपुरी बैराज है। क्या है, इंद्रपुरी बैराज है जो बिहार के रोहतास जिले में है। जहाँ पे इस पे ये परियोजना बनाया गया है उसे इंद्रपुरी बैराज के नाम से जाना जाता है। यह बैराज सोन नदी पर बनाया गया है और इसे पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर निकाली गई है। जहाँ पे ये बनाया गया है इंद्रपुरी जलाशय सोन नदी पर, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंद्रपुरी जलाशय किस नदी पर है, तो सोन नदी पर है। कहाँ पे है, तो रोहतास जिला में, ये दक्षिण बिहार में है आपका। और यहाँ से दो नहर मुख्य रूप से निकलती है, एक पूर्व की दिशा में निकलती है जिसे पूर्वी सोन नहर कहते हैं और एक पश्चिमी सोन नहर कहते हैं। इन नहरों के माध्यम से बिहार के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। तो ये नदी पर जो ये नदी घाटी परियोजना बनाई गई सोन नदी पर, तो इनसे क्या हुआ, दक्षिण बिहार में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि वो इलाका पठारी इलाका और वहाँ भीषण गर्मी पड़ती है और वर्षा बहुत कम होती है और वहाँ पे खेती ठीक से नहीं हो पाती थी। उसको भरपाई करने के लिए नदी पर क्या किया गया, ये परियोजना लाया गया और सिंचाई की सुविधा की गई। यहाँ पे दो दिशाओं में नहर निकाली गई, एक पूर्वी नहर और एक पश्चिमी नहर। और वहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा से अब सिंचाई हो रहा है और इतना अच्छा फसल उग रहा है कि ये इलाका चावल उत्पादन में बिहार में सबसे अग्रणी हो गए। हम आपको पढ़ाएंगे आगे कि रोहतास जिला जो है चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी है। इसको चावल का, बिहार का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। देखिए ये आपका सोन नदी घाटी परियोजना कैसा है, तो देखिए ये सोन रिवर है, ये जो आप देख रहे हैं ये सोन रिवर है और यहीं पर ये बनाया गया है बैराज, देख रहे हैं ना, ये इंद्रपुरी बैराज नाम है ये। और यहाँ पे सोन नदी से जो पानी आ रहा है इधर से, इस पानी को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे रोका जा रहा है और रोक करके ये देख रहे इधर निकाल दिया है एक नहर और एक नहर इधर निकाल दिए गए। इधर वाला जो पश्चिम साइड का नहर है उसे कहा गया है पश्चिमी नहर और ये पूरब की तरफ जो निकाला गया उसको कहा गया पूर्वी नहर, पूर्वी सोन नहर प्रणाली। और पश्चिम की तरफ जो है वो पश्चिमी सोन नहर प्रणाली। और फिर ये मुख्य शाखा है, ये तो आपका मुख्य शाखा, इससे बहुत सारे देखिए कितने शाखा निकाल दिए गए हैं। ये बक्सर चला गया है, ये मोहपुर गया है, इधर इस तरीके से फिर आगे जाके कई शाखाओं में बट गया है, ये मेन ब्रांच इधर चला गया है।
तो कितने सारे जगहों पे इसका जल आपूर्ति हो रही है इस नदी घाटी परियोजना से। तो पूर्वी सोन नदी आपका पूर्व दिशा में होने के कारण इसका पूर्वी सोन नदी नाम हो गया, उधर पश्चिम की तरफ होने के कारण इसका नाम हो गया पश्चिमी सोन नहर। ये याद रखिएगा अच्छा से, इसके दो शाखा निकलती हैं और इस तरीके से फिर जब ज्यादा पानी हो जाता है तो इसको छोड़ दिया जाता है। ये पानी फिर आगे जाकर जैसे बताएं कि अपना पूरा पानी फिर गंगा नदी में मिला लेती है। क्लियर है आप सभी को? उम्मीद करते हैं अच्छा से आप लोग समझ रहे होइएगा, इसको याद रखिएगा। तो ये हमारे भारत की सबसे जो है पुरानी नदी घाटी परियोजना में से एक है। इससे बिहार में सिंचाई होता है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी सिंचाई होता है और इसके जो टोटल नहर है वो 1600 किलोमीटर लंबा है। इससे बहुत बड़ी जनसंख्या की आपूर्ति होती है। इससे सिंचाई तो होती ही होती है, बाढ़ पर भी नियंत्रण पा लिया गया और बिजली भी यहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है। तो सोन नदी घाटी परियोजना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था, इससे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। आपको क्वेश्चन जब करवाएंगे तो आप लोग देखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये आपका हो गया आपका ये सोन नदी परियोजना। अभी इसके बारे में आगे और भी है कुछ चर्चा। इससे होता क्या है अब इस नदी घाटी परियोजना से देखिए। इससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जब ये नदी घाटी परियोजना लाया गया, बनाया गया इंद्रपुरी जलाशय, तो बहुत भारी मात्रा में सिंचाई होना प्रारंभ हुआ। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई की सुविधा प्रदान करना, जैसे आपको फोटो में दिखाई दिया। सोन नदी घाटी परियोजना से बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और पटना जैसे जिलों में लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इतना ज्यादा भूमि पर सिंचाई किया जाता है। सिंचाई सुविधा मिलने से यहाँ धान, सबसे ज्यादा तो धान के फसल को फायदा हुआ। इसके अलावा गेहूं, गन्ना, दलहन यानी दाल उपजाने वाली जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। यानी सोन नदी घाटी परियोजना के आने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ और इन सब जिलों में सिंचाई की सुविधा आसान हुआ। जहां कभी खेती अच्छे से होती ही नहीं थी, वर्षा बहुत कम होता था, सुखाड़ जैसा इलाका। आप लोग कभी जाइएगा या जो दक्षिण बिहार के बच्चे हैं उनको पता होगा कि हमारे इलाके में कितनी गर्मी पड़ती है। वहाँ पे बारिश बहुत कम होती थी, लेकिन ये नहर के विकसित होने से बहुत ज्यादा वहाँ पे सिंचाई प्रारंभ हुआ। कह रहा है सोन नदी घाटी परियोजना का एक अन्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण था। वर्षा ऋतु में सोन नदी में जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती थी और बैराज और नहर प्रणाली के माध्यम से अब जल प्रवाह को कंट्रोल किया जाता है। पानी को रोक करके फट से नहर में निकाल दिया जाता है दोनों तरफ, तो पानी तुरंत ही कम हो जाता है और बाढ़ की खतरा पर नियंत्रण पा लिया गया। सिंचाई तो मिला और बाढ़ नियंत्रण भी हो गया और यहाँ पर बाढ़ की तीव्रता को कम किया गया। इससे आसपास के क्षेत्रों में होने वाले बाढ़ से नुकसान में कमी आ गई। समझ गए बात? तो ये अंग्रेज के टाइम में ही 1874 ईस्वी में ही बनाया गया था। ठीक, ये आज़ादी से पहले बनाया गया था, अंग्रेज ने ही इसको बनवाए थे। और इस तरीके से ये सोन नदी परियोजना जो था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिहार का है, तो ये बिहार से रिलेटेड है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। समझ गए बात? तो इसको आप अच्छा से समझिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक, तो ये था आपका सोन नदी घाटी परियोजना। अब आगे हम लोग अब हम लोग आगे क्वेश्चंस के तरफ। ये था आपका जल संसाधन। कुल मिलाकर जो समस्या था जल संसाधन का वो कंप्लीट हो गया।